क्या किया था प्रीवियस क्लास में हमने? कितना कर चुके? 2 क्लास हो चुकी हैं थिंक। कितना किया है अभी तक? कितने बच्चे डेमो पर हैं आज? पहली क्लास। इतने सारे बच्चों की पहली क्लास है। यूट्यूब वाला वीडियो देखा है अभी नहीं? वो भी नहीं देखा है। रेशियो का थोड़ा सा आइडिया है? रेशियो में क्या होता है? पार्टनरशिप में रेशियो निकाले होंगे। अकाउंट्स में क्या है ना? ठीक। वही है थोड़ा सा। तो रेशियो की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी? कितने पॉइंट हो गए इसके? 8 पॉइंट हो गए ना? एक पॉइंट और बचता है इसका 9। वो कर लेते हैं और उसके बाद प्रोपोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, पॉइंट नंबर 9। इसमें क्या आता है? इंक्रीज और डिक्रीज। इन परसेंट टर्म आपको गिवन होगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट टर्म गिवन होता है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेटर लेके आए नहीं? बाकी जो पहले से ले रहे हैं उनका कैलकुलेटर तो होगा। चलो एक एग्जांपल देखो, क्योंकि अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। मैंने 2 क्लास से बोल रहा हूँ कि कैलकुलेटर लेकर के आना है। जो नहीं पहली क्लास से वो भी बाय कर लेंगे कैलकुलेटर। ठीक। देखो एक एग्जांपल सपोज करो यहाँ, इफ salaries of A and B are in ratio 2:3. If A's salary is increased by 10% and B's salary is increased by 20%, then find new ratio of their salaries. ये क्वेश्चन आ जाता है मान लो। ठीक। अब इसको कैसे करेंगे एग्जाम में? 2 तरीके। एक तो मैं बता रहा हूं जो आपको मैथमेटिकली कर सकते हो, दूसरा कैलकुलेटर पे समझेंगे। ए और बी की सैलरी का रेशियो कितना दिया था? 2:3। और यहाँ इंक्रीज है दोनों ही, ये भी इंक्रीज है 10% है और ये भी इंक्रीज है 20% से। अगर हम इसको 200 मान लें और इसको 300, यानी परसेंट क्योंकि 100 पे काम करता है, इसको हमने कितना ले लिया? 200, इसको कितना? 300। तो 200 का 10% कितना होता है बताओ? 20। इसमें 20 ऐड कर देंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ऐड करेंगे 220 हो गया। 300 का 20% 60, इसमें भी 60 ऐड कर देंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। कितना हो गया? 360। ये कैंसल आउट हो जाएगा। जो मिला इसको एक बार लिस्ट फॉर्म में देख लो तो कितना आ गया? 11:18। ये आंसर हो गया। तो एक तो तरीका ये है जो मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कभी कभी डेटा इतना आसान होगा नहीं। जहां पर जैसे इसमें 200 का 10% आराम से निकाल दिया आपने, लेकिन डेटा होता 17:19 और परसेंट हो जाए 23 एंड 16। क्या परसेंट निकालना इतना आसान होगा? उस केस में हम क्या यूज करेंगे? कैलकुलेटर। आप चाहो तो इसको भी कैलकुलेटर से कर सकते हो। तो पहले नोट करो, फिर मैं इसको कैलकुलेटर पे बताता हूँ आपको। कितनी कमांड बता चुका हूँ मैं कैलकुलेटर की अभी? कौन सी? m प्लस m माइनस? एक ही बताइए ना। चलो नोट करो एक बार।
हो गया नोट ये? नोटिंग डन? देखो जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, उसके साथ फिर कमांड ही बताऊंगा मैं। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब ए और बी की सैलरी का रेशियो दिया है, वो 11:13 दे दिया। ए की जो सैलरी है वो 12% से इंक्रीज हो रही है, और जो बी की सैलरी है वो 17% से इंक्रीज हो रही है। अब ऐसी कैलकुलेशन अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके करना भी चाहें तो भी उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसके लिए कमांड नोट करेंगे आप, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मैथ्स में आप जानते हैं चार ही चीजें अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये डिवीजन की कमांड है। का सबसे पहला स्टेप होगा सॉल्व डिनोमिनेटर। किससे स्टार्ट करना है हमें? डिनोमिनेटर से। दूसरा स्टेप नोट करना है साथ में, प्रेस m प्लस। तीसरा स्टेप सॉल्व न्यूमरेटर। चौथा स्टेप प्रेस डिवीजन। पांचवा स्टेप प्रेस MRC। MRC जनरली कितनी बार बताया था? 2 टाइम्स। और लास्ट स्टेप प्रेस इक्वल, और इक्वल एक बार, आपको क्या मिल जाएगा इसका आंसर। ये कमांड है। अब इसको अप्लाई भी करेंगे। अगर हम यहां देखें तो 11 प्लस कितना परसेंट? 12%। और डिनोमिनेटर में कितना आता? 13 प्लस 17%। तो इस क्वेश्चन में ये आपका डिनोमिनेटर है और ये आपका क्या है? न्यूमरेटर है। जिन्होंने भी कैलकुलेटर बाई नहीं किया है वो कैसियो में, कैसियो कंपनी का MJ12D बाई करेंगे। मॉडल नंबर नोट कर लेना, MJ12D कैसियो का। जी इस क्वेश्चन पर कैसे करेंगे देखो जरा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपकी मेमोरी क्लियर होनी चाहिए, एम लिखा होना चाहिए। उसका तरीका होता है MRC 2 बार कर दो, AC या C कुछ भी करो, क्लियर हो जाती है। इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ बताओ? 13 प्लस 17%। डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ दूसरे स्टेप में क्या लिखा हुआ है? M प्लस। यहां तक भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या कहता है? सॉल्व न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? 11 प्लस 12%। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्या कहता है, डिवाइड, उससे नेक्स्ट एमआरसी 2 बार, उससे नेक्स्ट इक्वल 1 बार। आपको आंसर मिल रहा होगा इसका 0.8099, यही मिला। और ये आपको एग्जाम में जो भी ऑप्शन दिए हुए होते उससे मैच करा लेते। मान लो यहाँ एक 12:17 है, मैं एक ऑप्शन बना देता हूँ इसके। एक लिखा होता 11:17, सी लिखा हुआ है लेट से 11:13 और डी लिखा हुआ है नन। तो ये नंबर हम लिख लेते इससे। पहला ऑप्शन ट्राई करके देखते, 12/17, ये तो 0.70 है, यानी ये तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट ट्राई कर लो, 11/17, यह 0.64, यानी ये भी आंसर। उससे नेक्स्ट 11/13, ये 0.84 है, ये भी आंसर। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी, या जिससे मैच हो जाता है ये 0.8090, वही आप मार्क कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कमांड भी आपकी दूसरी कमांड हो चुकी है अब तक की, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जब भी हमें ऐसा कोई कैलकुलेशन है जहां डिवाइड दिया हुआ है, ये कमांड हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी। डन। एक क्वेश्चन और दूं, अभी सॉल्व करके बताना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। नोट हो गया सब कुछ ये? आइए एक एग्जांपल और लिखो। मान लो यहाँ ए बी की सैलरी जो दी है वो दी है 12:19। ए की सैलरी इंक्रीज हो रही है 15% से इंक्रीज, और बी की जो सैलरी है वो 11% से डिक्रीज हो रही है। तब आपसे कहता है रेशियो बताओ। ठीक, मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर आप उसके हिसाब से आंसर निकालोगे। अगर इसमें हम देखते हैं कैलकुलेटर पे क्या करते, सॉल्व करते बताओ। पहले 19 माइनस कितना 11, क्योंकि अभी डिक्रीज हुआ है, और न्यूमरेटर में कितना आएगा 12 प्लस 15%। तो ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो सॉल्व क्या करना था हमें, सबसे पहले डिनोमिनेटर 19 माइनस 15%, सॉरी 11 था, 19 माइनस 11%, जो आया m प्लस 12 प्लस 15%, डिवीजन एमआरसी इक्वल। तो ये वैल्यू कितनी मिल रही है इसकी 0.8160। ये आप लिख लेते, ये याद रख सकते तो याद रखते। पहला ऑप्शन ट्राई करो, वैसे तो 15/11 है तो 1 से ज्यादा आएगा, तो ये तो आंसर नहीं है। दूसरा ट्राई करके देख लो, 11/15, ये तो 0.73 आ रहा है, यानी ये भी आंसर। तीसरा भी ट्राई कर लो, 27/30, ये आ रहा है 0.9, यानी ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी, या जिससे मैच हो जाता। क्योंकि मैं रैंडमली क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता इसका रेशियो एकदम क्या होगा, तो इसलिए नन ऑफ दीज का ऑप्शन ले रहा हूँ। उसका एग्जाम में किसी ऑप्शन पे आंसर गिवन तो एग्जैक्टली ये मैच हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। क्या ये पॉइंट नंबर 9 क्लियर हो गया सबको? ठीक, तो यहाँ पर हम रेशियो कंप्लीट करते हैं। एक दो चीजें बची हुई रेशियो की वो बाद में कर लेंगे, जब चैप्टर को समअप करेंगे वो बाद में करेंगे। क्योंकि अब जब जो आईजीपी से बुक मिला उसको जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीजें अभी आपको नहीं मिलेंगी, तब उसको करेंगे। डन जी, आए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है प्रोपोर्शन। क्या है, प्रोपोर्शन। पहले इसको प्रोपोर्शन को समझते हैं क्या होता है। प्रोपोर्शन
लिखिए इसमें, इट इज द इक्वालिटी, इट इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। अगर हम दो रेशियो को इक्वल रख पाते हैं तो उसको क्या कह देंगे हम? प्रोपोर्शन। पहला तरीका समझना है यहाँ, इसको रीड करने का। मेथड फर्स्ट, अगर हमने ऐसा लिखा A is to B is to C is to D, इसी बात को ऐसा भी लिखते हैं A बाई बी इक्वल टू सी बाय डी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो यहां पर हम A को और D को कहते हैं एक्सट्रीम्स। क्या कह देते हैं? एक्सट्रीम्स। B और C को बोलते हैं हम मीन्स, यानी मिडल टर्म्स। एक्सट्रीम मतलब सबसे बाहर वाली टर्म, और मिडल मतलब, मीन मतलब मिडल वाली टर्म। तो अगर अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आती? AD इक्वल्स टू कितना? BC। और A और D क्या है? दोनों एक्सट्रीम। ये उनका क्या है? प्रोडक्ट। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बनता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मेनली यही यूज होने वाला है, इसी पर बेस्ड हम कुछ फॉर्मूले भी बनाएंगे, लेकिन मेन ये है। तो ये क्या हुआ? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज को ये हम क्या कह देते हैं? प्रोपोर्शन। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। हो गया जी नोट? चलो अब कुछ एग्जांपल इसको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसका एक मेथड 2 भी बता देता हूँ। ये तो मेथड 1 हमने डिस्कस किया, एक दूसरा तरीका और होता है इसको पढ़ने का। मेथड सेकंड क्या करते हैं? A इज टू B इज टू C इज टू D। तो अभी तो हमने एक्सट्रीम और मीन्स के रेस्पेक्ट में पढ़ा था, अब इसको हम पढ़ रहे हैं ऐसा। इसको कह देते हैं हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको कह देते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल, और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो एक हमने पढ़ा कैसा? एक्सट्रीम और मीन्स। दूसरा हमने पढ़ा उनकी पोजीशन के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया नोट ये? अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं प्रोपोर्शन क्या होते हैं। पहला एग्जाम्पल,
हमसे पूछता है आर रेशियो ऑफ 6 kg and 3 kg and 8 kg and 4 kg in proportion। तो हमें दो चीजें, एक तो इनका रेशियो चाहिए, दूसरा इनका रेशियो चाहिए। रेशियो में हमने डिस्कस किया था सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए और सेम यूनिट होनी चाहिए। क्या ये सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी है? दोनों ही वेट को बताती हैं। क्या इनकी यूनिट भी साथ में सेम है? यस, दोनों ही किस में है? केजी में। अब समझो, पहले वाले का अगर रेशियो निकालने जाएं हम 6 और 3 का, तो कितना आएगा बताओ? 6:3। अब ये मान लेते हैं 2:1 बाद में लिख देंगे। और यहां से देखें तो कितना आएगा? 8:4। तो हमने जो डिस्कस किया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 6 4 जा कितना? 24। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 8 3 जा भी कितना? 24। ये एग्जाम में हम जब पूछेगा ना इनका प्रोपोर्शन में है नहीं, तो हम लीस्ट रेशियो पे नहीं जाते, हम सीधा क्या करते हैं? प्रोडक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट में भी m प्लस m माइनस की कमांड बताइए, तो हम क्या करते हैं? 6 × 4 m+ और 3 × 8 कितना? m माइनस MRC करे तो 0 मिलना चाहिए था, लेकिन अभी वो पॉइंट नहीं है, अभी समझो। तो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब जैसे मान लो इसका आंसर लिखा होता है A yes B no C can't say D none। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा बताओ? यस, दे आर इन प्रोपोर्शन। नोट कर लिया ये वाला? नहीं? फिर मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। CA इंटर और फाइनल का रिजल्ट भी आया है। तो अभी क्लास चल रही थी ऊपर इंटर वाली, जिन्होंने एक ग्रुप दिया था, दूसरा देने वाले थे, पहला ग्रुप ही नहीं हुआ कुछ भी। तो बच्चे पीछे आंख से आंख साफ कर रहे थे जा जाके, हाथ साफ नहीं आंख साफ, क्योंकि जा रहे थे पीछे रो के आ रहे थे, फिर क्लास में बैठ जा रहे थे। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के साथ तो ऐसा होता है ना, कोई पेपर एग्जाम्प्ट हुआ है और ना ही पास भी हुए हैं। फिर भी ये होता है 4 पेपर दिए, चलो एक एग्जाम्प्ट हो गया तो कम से कम एक कम हुआ, बच्चा पास भी नहीं हुआ और एग्जामिनेशन भी नहीं आई है। निकलेंगे ही बहुत सारे बच्चों के तो। हाँ, यहाँ से। हाँ, 15 रैंक हमारे यहाँ से है, 6 रैंक हमारे यहाँ से। रैंक तो आती है, हर बार ही आती है काफी सारी रैंक। फाउंडेशन में रैंक देना बंद कर दिया, वरना फाउंडेशन में हमेशा 7 8 कम से कम रैंक आती ही आती थी, आउट ऑफ 50 मिनिमम। तो जो डे वन से बेटा सीरियसली, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, डे वन जैसे आपने पढ़ाई की है, जैसे आज आप आए कुछ बच्चे इनकी डेमो है, आज से पढ़ाई कर रहे हो आप, लेकिन धीरे धीरे दोस्तियां क्लास में होंगी, पढ़ाई सेट के कुछ और भी करने लगोगे, तो फिर रिजल्ट भी कुछ और ही हो जाता है। डे वन जितना पढ़ा, मैं कह रहा हूं उसका अगर 50% मोमेंटम में आप बना के रखो थ्रू आउट द सेशन, आपका रिजल्ट निगेटिव कभी नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, 1 1.5 महीने के बाद बच्चों का पढ़ाई से हट के बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं, वो पढ़ाई सेकेंडरी रह जाती है। तो अब रिजल्ट आप भी जानते हो क्या होने वाला है।
मैं इंस्टीट्यूट ऐसे ही पास करने वाला नहीं है। अभी आज इंटर का मैंने रिजल्ट देखा है, पहले ग्रुप है 17%, ग्रुप 2 अप्रोक्सीमेट 19% है, डेसिमल में कुछ, और बोथ ग्रुप अप्रोक्सीमेट 10% है। तो इतने परसेंट बच्चे बोथ ग्रुप भी पास किए हैं ना, और 17% कम नहीं होता है, काफी है। एक जमाना था 6-7% से ज्यादा रिजल्ट होता ही नहीं था, अभी अगर उसके कंपेरिजन में देखें तो डबल से भी ज्यादा है। हालांकि इन शॉर्ट अगर देखें तो पिछली बार ये सब 20+ था, और ये अप्रोक्सीमेट शायद 15% था, तो पिछली बार से तो टाइट है, नो डाउट, बट फिर भी ठीक ही है। चलिए दूसरे उस पर आते हैं, पॉइंट पर हम पहला एक दूसरे एग्जाम्पल पर। मान लो अब मैं इतनी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखने वाला हूं मैं, ठीक है। देखो जरा कि अगर हमने ऐसा ले लिया, ये आपका 8 kg है, ये 4 kg है, और दूसरा हमने ले लिया है 6 लीटर एंड 3 लीटर। अब आंसर यस, नो या नॉट पॉसिबल, या डी नन, कौन सा आंसर लग रहा है? ए यस, पर बाद वाले की यूनिट तो लीटर है, पहले वाला केजी में। हम्म, यस, वो रीजन ही पूछना था मुझे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में अभी क्या पढ़ा था, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, इक्वलिटी ऑफ टू। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो, और रेशियो निकालने के लिए सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी है। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालने जाऊं तो मुझे ए रेशियो कितना मिलता, 8:, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये दोनों सेम काइंड थी, ये भी दोनों सेम काइंड है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, 6:, और मैं इनको अगर प्रोडक्ट करूं तो ये कितना आ रहा है बताओ, 24:24, यानी इसका आंसर भी क्या है, यस, ये क्लियर हुआ। एक तीसरा एग्जाम्पल और देख लो, बस लास्ट। मान लो ऐसा दे दिया था 8 kg 4 kg, और यहां लिख दे 6 लीटर एंड 3 मीटर। अब आंसर ए यस, बी नो, सी नॉट पॉसिबल, डी नन। अब इस केस में क्या हो जाएगा बताओ इसका आंसर, क्योंकि पहले का रेशियो तो सेम काइंड है, क्वांटिटी निकल जाएगा, कितना था 8:, पर बाद में ये लीटर है और ये क्या है, ये सेम काइंड ही नहीं है, तो इसका रेशियो फाइंड आउट नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। नोट कीजिए, तो इसका आंसर नॉट पॉसिबल। हो गया जी नोट ये। अब इसके 3 फॉर्मूले छोटे छोटे से, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ छोटी सी बातें और है वो एंड में डिस्कस करेंगे। आइए जी, पहला फॉर्मूला, यानी यहां पर एक बात और समझी होगी, चारों क्वांटिटी सेम काइंड हैं तो ठीक, लेकिन अगर दो दो पेयर भी सेम काइंड हैं तो भी प्रोपोर्शन चेक हो सकता है। कब चेक नहीं होगा, अगर दो
या जैसे दोनों पेयर में मान लो यहाँ इसको लिख दे क्या नाम है, लेट्स से सेंटीग्रेड लिख दे 4 सेंटीग्रेड, सारी अलग अलग हो जाती है तो भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ये एक पेयर में भी अलग होगी तो भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो प्रोपोर्शन के लिए चारों क्वांटिटी सेम काइंड होना जरूरी नहीं है, जिनका रेशियो निकालने उनको सेम काइंड होना मस्ट है। आइए जी फॉर्मूला इस पर, पहला फॉर्मूला, if A, B, C are in proportion, then अब A, B, C हमें तीन चीजें प्रोपोर्शन में दी हुई हैं, मतलब क्या हुआ इसका कि पहला रेशियो दिया हुआ है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है, तीसरा भी दिया हुआ है, तो मिसिंग बताओ कौन सा है, चौथा कौन सा वाला, फोर्थ वाला। तो अगर इनका हम प्रोडक्ट करें तो बताओ क्या आता, BC इक्वल्स टू फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करेंगे, सेकंड एंड सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ का, इनका प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, A इंटू फोर्थ, ये हो जाता BC। तो फोर्थ की वैल्यू बताओ कितनी होगी, BC अपॉन, यही फॉर्मूला है, देन फोर्थ प्रोपोर्शन जो आ जाएगा वो हो जाएगा BC बाई A। अब ये फॉर्मूला भी याद है तो भी ठीक, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक। क्लियर हुआ पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, इफ ए बी आर इन प्रोपोर्शन, अब बताओ यहाँ कितनी टर्म दी हुई है, मात्र दो, ए एंड बी, और प्रोपोर्शन में कितनी टर्म होती है, चार। हमसे पूछता है इसमें थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, कौन सा वाला, थर्ड वाला। आप कहोगे सर फोर्थ भी तो नहीं दिया हुआ, भाई ए और बी यानी फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, थर्ड पूछा है तो फोर्थ भी कहां दिया है, दिया ही नहीं है। इसी की साइड में एक नोट डालोगे आप, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है कि अगर हमने a बाई बी लिखा तो यही टर्म कंटिन्यू करती है, फिर क्या लिखते हैं, b बाय सी। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, a इज टू बी इज टू इज टू बी इज टू, तो यहां पर ये तो हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये दोनों सेम है इसलिए ये कहलाता है सेकंड। तो ये बताओ ये कौन सा होगा, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक। अगर यहाँ प्रोडक्ट करें तो ए सी इक्व टू कितना होता, बी स्क्वायर। तो बताओ सी की वैल्यू कितनी होती, बी स्क्वायर बाय ए, और यही हमारा फॉर्मूला जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन का, बी स्क्वायर बाय ए। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया और साथ में फॉर्मूला बता दिया, ये समझने के लिए। बाकी अल्टीमेटली आपको डायरेक्ट याद रखना है। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी दो ही टर्म प्रोपोर्शन में दी हो, कितनी, दो, समझ लेना वहां पर कौन सा प्रोपोर्शन यूज होने वाला है, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन।
हो गया जी नोट ये? एक नेक्स्ट फॉर्मूला और है, तीसरा। इसमें पूछता है हमसे मीन प्रपोर्शन बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में मीन प्रोपोर्शन पूछा है, यानी यहां भी कितनी टर्म दी हुई है? 2। अब बिटवीन बोला है तो यानी ए क्या रही होगी फर्स्ट टर्म और बी क्या रही होगी लास्ट टर्म, यानी एक्सट्रीम दिए हुए हैं। तो मिसिंग कौन सा है? अगर यहां से देखें ए फर्स्ट है बी लास्ट है, तो मिसिंग कौन सी है बताओ? सेकंड। सेकंड ही आपका क्या है मिसिंग। तो यहाँ क्या हो जाता है सेकंड का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? तो सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट इसी को, क्योंकि इसको मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, मीन इनको बोला था ना, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है एमपी, मीन प्रोपोर्शन। एमपी को शॉर्ट में लिखने में क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या बना? अंडर रूट ए बी। क्या इतनी बात समझ आ गई या नहीं? इसी को बोलेंगे फ्यूचर में जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। किसमें? चैप्टर 6 एंड 14 में, 6 में और 14 में। मतलब ये कॉन्सेप्ट 3 चैप्टर में आना है। चैप्टर 1 में तो आएगा, चैप्टर 6 में भी आएगा और चैप्टर 14 में भी आएगा। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। यानी मीन प्रोपोर्शन से जनरली एक क्वेश्चन कम से कम आता ही आता है, क्योंकि 3-3 चैप्टर में है। नोट हो गया? सम अप करें एक बार फॉर्मूले को। तो अगर हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा तो हम क्या करेंगे? बाद वाले दो का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी बीसी बाय ए। हमसे दो प्रोपोर्शन दिए हुए, थर्ड पूछा, बाद वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये करेंगे। और मीन प्रोपोर्शन पूछा तो दोनों के प्रोडक्ट का रूट। ये 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि इन्हीं को यूज करने बताने वाला। देखो जरा पहला क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज 1B है आपका, आईसीआई का मॉड्यूल है। पहला क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, बताओ कितने दिए हुए हैं यहाँ? 3। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी फोर्थ का? BC अपॉन ए, यानी 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई कितना? 4। तो आंसर कितना आ गया बताओ? ये कैलकुलेटर पे सीधा टाइप कर देते, कितना? 6 इंटू 8 डिवाइड 4, आपको आंसर मिल जाएगा 12। समझ आया? नोट करना है। दूसरा क्या पूछा हमसे? थर्ड प्रोपोर्शनल टू, 12 एंड 18। क्या पढ़ा था बताओ अभी हमने? बाद वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता? 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो 18 का स्क्वायर 18 इंटू इक्वल डिवाइड 12, कितना आ जाएगा? 27। समझ आ गया? तीसरा, और ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले वाले 4। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 एंड, क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी बताओ हमने? अंडर रूट 25 इंटू 81। यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, कैलकुलेटर का है ये। अगर हम टाइप करें, मेरे साथ करना, 25 इंटू 81, जब आपने 81 टाइप किया हुआ तो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है अभी? 81। और अगर आप रूट प्रेस कर दोगे, करो, तो आंसर कितना आया? 9। यानी कैलकुलेटर में अंडर रूट वाला बटन जो है ना, सिर्फ उस वैल्यू को लेता जो स्क्रीन पर नजर आती है, जो स्क्रीन पर नजर आती है। तो जब हमने 25 इंटू 81 टाइप किया है तो स्क्रीन पर नजर क्या आ रहा है? 81। इसलिए रूट किसका ले ले रहा है वो?
तो हमें करना क्या चाहिए था, इक्वल करके फिर रूट करना चाहिए था। अब कितना आ रहा है आंसर, 45। तो रूट वाले बटन से पहले, बाकी आप जगह फालतू की जगह भी इक्वल प्रेस करोगे, लेकिन रूट जब भी करना होगा अंडर रूट, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा इक्वल प्रेस करना, ताकि सारी कैलकुलेशन स्क्रीन पे आए और उसी का क्या निकले, अंडर रूट। क्या बात समझ आ गई या नहीं? तो इसका आंसर कितना हो गया, 45। समझ आया तीसरा क्वेश्चन भी? क्लियर? आइए नेक्स्ट, नंबर 4, एक बार रीड करो जरा। कुछ समझ आया? ये क्या कह रहा है, द नंबर विच हैज सेम रेशियो टू 26, दैट 6 हैज टू, कौन सा नंबर मिसिंग है चार प्रोपोर्शन में से, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा मिसिंग है इसमें, फर्स्ट। कह रहा है कि नंबर, कोई नंबर है जिसका रेशियो 26 से, मान लो इसको फर्स्ट, जिसका 26 से रेशियो वही है जो 6 का किससे है, 13 से। अगर हम इसको कट कर दें तो बताओ फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 2 जा 12। आंसर कितना हो गया, दिया ही नहीं है तो नन ऑफ दिस। समझ आया या नहीं? क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करने वाला हूँ। पहले नोट कर लो इसका सॉल्यूशन, फिर मैं आता हूँ, इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे। हो गया नोट? लिखिए क्वेश्चन, 12 has same ratio, 12 has same ratio to a number, to a number that 6 has to 13, that 6 has to 13, फाइंड नंबर। बताओ कौन सा मिसिंग है इसमें, कौन सा वाला मिसिंग है, सेकंड, क्योंकि मैंने बोला 12 हैज सेम रेशियो टू ए नंबर दैट 6 हैज टू 13। अगर हम यहाँ देखें तो सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। ऐसे ही इस पर कोई कहानी लिख देगा, उसका थर्ड वाला मिसिंग कर दे, पहले दोनों नंबर दे दे, कह देगा इसका रेशियो इससे है, दैट ए नंबर हैज टू, लास्ट नंबर दे दे, तो कौन सा मिसिंग हो जाएगा, थर्ड। क्या हो सकता है, पहले तीनों नंबर दे दे और लास्ट वाला मिसिंग कर दे। तो लैंग्वेज पढ़ के आराम से पहचान सकते हो। तो ये पहले चार क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट थे। क्लियर हो गए? आइए जी आगे वाले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू
1 2 3 तो दे दिए। फोर्थ के लिए क्या निकालेंगे हम? बाद वाले दो का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट 2a। ए से ए कैंसिल हो गया तो AC बाय 2। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये लिखना था, ये कुछ और? ये होमवर्क में करेंगे एक क्वेश्चन तो, क्योंकि चारों नंबर दिए और उसने कह दिया ये प्रोपोर्शन में है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? इन दो के प्रोडक्ट के इक्वल होगा और x की वैल्यू वहां से सॉल्व कर देंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा हमसे? मीन प्रोपोर्शन। और अभी हमने क्या बोला था? मीन प्रोपोर्शन का मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का रूट। तो 12x² इंटू 27y²। अब बताओ, सबसे पहले तो नंबर को ही सॉल्व कर लेते। हालांकि x² से रूट कैंसिल होगा तो बताओ कितना बचेगा? x। y² से रूट कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? y। और 12 इंटू 27 इक्वल के बाद रूट कितना आ रहा है? 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके साथ एग्जाम्पल और लिखना है। मान लो मैं कह दूं कि आपको 25 x की पावर 4 एंड 49 y की पावर 6 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 x की पावर 4 एंड 49 y की पावर 6। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करते? इन दोनों को अंडर रूट में रखते। 25x² x की पावर 4 इंटू 49 y की पावर। अब मुझे ये बताओ जरा, x की पावर 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना बनेगा? स्क्वायर 2 ना। और y की पावर 6 बाहर आएगा तो 4 या 3? आवाज ही, एक बच्चे की आवाज आई सिर्फ। रूट x का मतलब जानते हो? x की पावर कितनी होती है? हाफ। मान लो यहाँ 4 लिखी होती तो इनटू में कितना आता? ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आएगा? तो अगर यहाँ 6 है तो 6 का मतलब 3 इंटू 6 इंटू 1/3 कितना बचेगा बताओ? सॉरी 2, रूट है ना, 2 लिखेंगे तो 2 3 जा 6। तो y की पावर कितनी आनी थी? 3। यही होगा ना। और 25 इंटू 81, सॉरी 25 इंटू 49 इक्वल के बाद रूट 35। तो ये जो पावर वाला गेम है, हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडाइसिस, वहाँ डिस्कस करूंगा मैं डिटेल में। अभी तो मैंने सिंपल बता दिया, शायद इतना पता होगा, नहीं पता है तो इंडाइसिस में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ ये? पर एक एग्जांपल यहाँ बताना जरूरी था। नोट भी कर लिया? हाँ जी, हो चुका नोट ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके हैं नहीं अभी? पहले बताया। कंटिन्यूअस रेशियो का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ये वही क्वेश्चन है कंटिन्यूअस रेशियो वाला। इसी पर बेस्ड क्या था? अब मैंने डिस्कस किया है नहीं, ये बात देख लेता हूँ, बदला कि तुम लोग बोल रहे हो।
ये रख। नहीं नहीं यार, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है कभी। ऐसे देख रहे हैं ना कुछ बच्चे, तो क्या बात कर रहे हैं सर, ये कब हो गया? इंपॉर्टेंट लिखेंगे अब इस पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम यहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक हेडिंग और डाल देना नोट करके, कंटिन्यूअस रेशियो। कंटिन्यूअस रेशियो समझो। इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया था, इफ a इक्वल्स टू b बाई टू इक्वल्स टू c बाई 5, और हमसे, मैं कहूँ आपसे कि मुझे a इज टू b इज टू c बताओ, तो इस फॉर्म को जो कहते हैं वो कहते हैं हम प्रोपोर्शन फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? रेशियो फॉर्म। तो प्रोपोर्शन को हमें किस में चेंज करना है? रेशियो में। क्या मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ? 1 तो लिख ही सकते हैं। वेरिएबल के नीचे जो वैल्यू है वही इसका रेशियो होता है। वही क्या होता है इसका? रेशियो। लेकिन वेरिएबल के जो नीचे लिखी वैल्यू है, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अगर इसको मैं के मान लूं, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी होती? के। ऐसी बी बाई टू किसके इक्वल होता? के। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2k। सी बाई 5 इक्वल्स टू के, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। मैं आपसे कहता ए इज टू बी इज टू सी निकालो, तो आप क्या कहते? के, 2k एंड 5k। के सब में क्या है? कॉमन। तो ये 1 ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर कितना है? 1 इज टू 2 इज टू। तो एक तो तरीका है मैथमेटिकल, ये करो। दूसरा मैंने क्या बोला है? सीधे जो इनके नीचे नंबर लिखे हुए वही उसके क्या है। तो बताओ इतनी बड़ी कहानी करोगे या सीधे सीधे रेशियो लिख देते 1 इज टू 2 इज टू 5? ये आंसर हो गया ना। या इसको हम प्रोपोर्शन से, रेशियो फॉर्म से प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ इस पर बेस्ड। हो गया जी नोट ये? आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, 2 एग्जांपल करेंगे इसके हम। पहला एग्जांपल एक और हमें दिया था, इफ a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 3c, तब उससे हम कहा था इसमें फाइंड a इज टू b इज टू c। अब यहाँ नंबर क्या है? अपोन में है कि मल्टीप्लाई में आ गए? साथ में आ गए। ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इनके साथ लिखे हुए नंबर है 1 2 एंड 3,
इनका लेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम लेना आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो इनका प्रोडक्ट करके आप डिवाइड कर देना। तो एलसीएम कितना है इनका 6। यहाँ तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट और एलसीएम दोनों ही क्या है से, जो आया उससे यहाँ डिवाइड कर दो, क्योंकि नंबर हमें हर हालात में क्या चाहिए अपोन में। तो ये कितना जगह बताओ 2 3 जा 3, क्या मिला बताओ a/6 b/3 एंड c/, तो बताओ इससे रेशियो कितना मिलता है a:b:c, 6:3:2 हो गया। ये एग्जांपल भी नोट करो, फिर एक एग्जांपल और करते हैं। तो क्या नोट है, एक एग्जांपल और देखो। हमें अगर दिया होता इफ 2a/5 3b/4 एंड 4c/7, और तब आपसे कह दे पॉइंट a:b:c। अब बताओ यहाँ नंबर साथ में भी हैं और अपोन में भी हैं, प्रॉब्लम हमें किससे है अपोन वालों से साथ वालों से। इनका हम क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका 2 का 3 का एंड 4 का। अगर एलसीएम आता है तो एक्चुअल में इनका एलसीएम कितना होगा बताओ 12। अरे बोलो हाँ है ना। तो अब हम 12 से क्या कर देते हैं इन सबको, या अपोन में डिवाइड या अपोन में क्या करते हो मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा बताओ 6, ये 4 और ये 3। तो देखें तो अब a अपोन में कितना आ गया 30, b अपोन में 16 और c अपोन में 21। तो बताओ रेशियो कितना आता a:b:c 30:16:21। लेकिन कोई बच्चा कहता है सर मुझे तो एलसीएम लेना आता ही नहीं है। तो अब इस उम्र में एलसीएम सीखने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करता है इनका प्रोडक्ट कर देता। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताओ 24। तो जब वो यहाँ इसको डिवाइड करेगा 5:24, 3b:4:24 और ये 4c:7:24। तो यहाँ क्या करना पड़ता है बस 2 12 जा 3 8 जा एंड 4 6 जा। तो a अपोन में कितना आ रहा है 60, b अपोन में 8 4 जा 32 और c अपोन में 7 6 जा 40। तो जब आप इसका रेशियो लिखते तो कैसे लिखते 60:32 ही लिखा ना, हाँ is to 42। और आप देखते लीस्ट फॉर्म में नहीं है तो आप क्या कट करते 2 से 30 16 और ये कितना आ जाएगा 20। तो अगर एलसीएम लेना आता है तो आपका आंसर डायरेक्ट मिलेगा, और मान लो नहीं आता है तो आपको उसको लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बस इतना डिफरेंस है, ठीक, नोट कीजिए। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपने क्या समझा, जो नंबर नीचे लिखे हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नंबर साथ में लिखे हैं उससे ही प्रॉब्लम है।
थ्री इडियट वाला सीन याद करना, दोस्त फेल हो जाए तो सिर्फ दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए बहुत ज्यादा दुख, क्योंकि वो आपके साथ में है, तो साथ वाले नंबर से प्रॉब्लम है हमें। अब मुकेश अंबानी का लड़का अगर 15 करोड़ की घड़ी भी पहन ले तो आपको टेंशन नहीं है, भाई मुकेश अंबानी का है। लेकिन आप ही का फ्रेंड आपके साथ पड़ा हुआ अचानक बीएमडब्ल्यू से आ जाए सामने, लास्ट सीरीज, आपको टेंशन हो जाएगी, खुशी से ज्यादा टेंशन होगी, भाई ये कैसे। ये सुनो, तो हमें जनरली साथ वालों से प्रॉब्लम होती ही है, होनी भी चाहिए। क्लास में टॉपर को बॉटम वाले से प्रॉब्लम नहीं है, और बॉटम वाले को टॉपर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन चारों फ्रेंड में होगी आपस में। अगर किसी के भी किसी में सबके बराबर नंबर आ रहे ठीक है, लेकिन एक भी कोई यहाँ पे आगे निकल गया तो बाकी को प्रॉब्लम होगी, भाई ये कैसे। आई थिंक इतना लॉजिक काफी है याद रखने के लिए कि हमें जो साथ में नंबर है उसको हटाना है, जो नीचे दिया हुआ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट हो गया जी ये, कोई एग्जांपल हाँ इस क्वेश्चन पर। अभी इसके जैसे क्वेश्चन करने हैं अब, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ लिया आपने। सबका नोट है ना, चलिए देखो अब जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन से बताए हम, ये है क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इसी पर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया मैंने। अब बताओ, ये क्वेश्चन तो इतना आसान था भाई, इसके अपोन में क्या था 1, 1 2 5, आंसर क्या हो गया सी, सीधे आंसर था ना इसका। नेक्स्ट वाला देखो जरा 9, a अपॉन 3, b अपॉन 4 और c अपॉन क्या दिया है 7। तो अगर हम यहाँ इसको ये ब्रैकेट है यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितना लेंगे 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू पुट करो 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ 2, यानी यही आंसर है। समझ आया या नहीं। तो सीधे सीधे वैल्यू मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली उसको क्या कर देंगे पुट। समझ आ गया 9, आवाज नहीं आई। आइए एक क्वेश्चन अभी करना है, 14 आप करोगे अभी। देखो जरा इसमें ये दिया और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, सॉल्व करके बताओ। डी, बाकी का भी ये आ रहा है कुछ और। डी ही आया, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और है इस पर बेस्ड, 26, 2 ही आ रहा है भाई, 4 प्लस 5 9 प्लस 9 18 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है 2। अब लग रहा हो सर इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यही आ रहे हैं। आपसे 15 मिनट पहले सोलो, पहले 15 मिनट पहले सोचो क्या ये क्वेश्चन आसान लगता। अब लग रहा है ना आसान, 15 मिनट पहले तो सोचना पड़ता है ये क्या दिया और ये क्या पूछा है, लेकिन अब समझ आ गया तो क्या हो गया आसान। देखो एक चीज और मैं बता दूं, कई बार क्या करता है बच्चा एक गलती करता है, इस बार का तो पेपर ही इतना आसान आया है जो इस बार पेपर हुआ है। मैंने इस इवनिंग बैच का ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप, नहीं बनाया ना अभी, चलो इसका ग्रुप बनाएंगे। ये मैंने टेलीग्राम पे पेपर शेयर भी किया इस वाला 90% से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 90 क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान दे दिए।
मतलब बच्चे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, होता क्या, हम जो एंड में आपके 3 से 4 एमटीपी लेंगे मॉक टेस्ट पेपर फुल सिलेबस वाले। जनरली मैं बच्चे को ये सजेस्ट करता हूँ कि उन मॉक टेस्ट पेपर का जो एवरेज स्कोर आ रहा है, मतलब 4 मॉक टेस्ट पेपर दिए और एवरेज निकाला आपने 55 वाले से, आप 55 में प्लस माइनस 10 कर सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि वो मॉक टेस्ट पेपर एंड में होंगे। अब जैसे आपका जून में एग्जाम है, मॉक टेस्ट पेपर कब हो रहे होंगे, मई में, भाई उसके बाद ज्यादा टाइम बचता नहीं है। बस इतना हो सकता है अगर किसी बच्चे ने इंप्रूव किया कि वो क्या क्या गलतियां कर रहा है तो उसके 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, और जिसने इंप्रूव नहीं किया उसके 10 माइनस भी हो सकते हैं। इस बार क्या हो रहा था, जिस बच्चे के लेट से 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन हुए, वो 65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर दे रहा है आराम से, और उससे ज्यादा भी कर सकता है। बट उसको डाउट ये हो रहा है कि सर ने कहा था कि जितना एवरेज स्कोर है उसमें प्लस माइनस क्या करने, 10। रीजन, क्योंकि पेपर इस बार ज्यादा ही आसान दिया था, और आसान मतलब ऐसे क्वेश्चन उसमें ज्यादा दे दिए, ठीक है। और सोने पे सुहागा 2 क्वेश्चन रॉन्ग आए, सबको 2 प्लस तो वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस बार देखो बच्चों ने मुझे बताया तो है, काफी कई बच्चों ने बताया कि वो 98 बिल्कुल सही करके आए और 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे। तो इस बार मुझे उम्मीद है कोई बच्चा सेंचुरी माननी चाहिए, ठीक है। वरना तो हाईएस्ट स्कोर आज तक का मेरा हमेशा ही 99 रहा है, सेंचुरी लग नहीं पा रही है, क्योंकि कई बार कोई ना कोई एक आध अनजाने गलती, सिली मिस्टेक, अब मान लो इनसे कोई सिली मिस्टेक ना हुई हो तो, वैसे इनको ये तो पता चल गया सही है, 2 क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन रॉन्ग मतलब जिस हिसाब से आंसर सॉल्व करो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा, और चारों पे आंसर दिए मैं, तो क्वेश्चन रॉन्ग माने जाएंगे। अब देखो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी, और मैं बता रहा हूँ 50 से 60 क्वेश्चन तो हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन के आसपास इतने ही आसान आएंगे। 30-40 क्वेश्चन में वो झगड़ा करता है, कुछ चेंजेस करता है, जो चेंजेस हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन के चेंजेस डिस्कस कर लिए, अभी उसने ये पूछ चुका है पहला वाला जो एग्जांपल डिस्कस किया था, ये भी पूछ चुका है, ये पूछा नहीं है अभी। तो अगर ये पूछ भी ले जिसमें नंबर साथ में और अपन में दोनों दे दिया, हम तो सारा डिस्कस कर चुके ना, तो इसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से। तो इसमें अब इसी को बच्चा कुछ डिफिकल्ट कह देंगे, यार ये क्वेश्चन तो पहली बार आ गया, जबकि ये तो मैं तो कितने सालों से डिस्कस करते आ रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाके देखोगे पिछले 3-4 साल से मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है आज कर रहा हूँ, दिया अभी तक भी नहीं है, पर कभी तो देगा ही। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम कौन से क्वेश्चन पर थे, 8 8 हो गया, 9 हो गया, आते 10 और 11 दोनों एक जैसे हैं। देखो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस इक्वल टू 2.5 अपॉन में 1. अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा। तो अगर हम लिखना चाहूं तो P बाई क्यू की वैल्यू भी किसके इक्वल है, और R बाई एस की वैल्यू भी कितनी है। अब ये सोचो, ये P की वैल्यू कितने ले सकते हैं हम, 5, और Q की वैल्यू कितने ले सकते हैं। आपका हो गया सर ऐसे कैसे, आप लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे P बाई 5 और Q बाय, तो बताओ P कितना होता 5 और Q कितना होता। तो एक ही, तो इतना घुमा फिरा के लिखे सीधा मान ले, तो ये तो मैंने लिख के समझाया। अगर हम ऐसे रेशियो दिए तो एंटीसीडेंट, ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते थे, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एंटीसीडेंट, या कह सकते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू किसके इक्वल, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर की वैल्यू किसके इक्वल, डिनोमिनेटर। तो P और R है हमारा 5, Q और S है हमारा कितना, यहां पुट करो जरा, P की वैल्यू 5, S की वैल्यू 3 इस टू, Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 5। बताओ कितना आता, 15 इज टू, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 1 इज टू, आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट वाला आपको अभी करना है, तो x इज टू वाई, जेड इज टू डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया है, तो इसको कितना ले सकते हैं 5, और इसको कितना, तो यहाँ भी x और z की वैल्यू कितनी होगी 5, y एंड w की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पुट करके सॉल्व करके बताओ अभी। 10/3 मतलब
आंसर के हिसाब से 10/6 होगा ना, 6, तो क्या कहेंगे उसको 5 बाय, आंसर कितना हो गया सी। क्लियर हुआ? कुछ नोट करना है इसमें? हो गया सबका क्लियर यार? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो जरा एक बार, देखो जनरली मैं इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं कहता हूं, हमेशा क्या कहता हूं वेरीफाई। लेकिन इक्वेशन अगर ज्यादा ही आसान हो तो उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। लाइक अगर हम 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बताओ कितना आएगा, 4 5 जा 20x और 4 3 जा 12, इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई करें 15y माइनस के 9, इधर आके प्लस हो गए तो कितने होते 29, ये इधर जाके प्लस 27, तो ये इसके अपोन में चला जाएगा तो क्या आएगा x अपोन, और ये इसके अपोन में चला जाएगा 27/20। तो रेशियो कितना मिल गया 27/20, किसी पर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ। तो एग्जाम में अगर आप देखते तो आपको मात्र एक स्टेप यही लिखना पड़ता, बाकी स्टेप तो आप ओरली भी कर सकते हो, नोट कीजिए। अच्छा इसमें सब लोग जितने भी जून 24 देने जाना है ना, ऐसे तो दिसंबर 24 वाला है। कुछ सीएमए का स्टूडेंट एक है, सीएमए का, ठीक है। तुम्हारा बेटा बस रीजनिंग नहीं है इधर, रीजनिंग जब हम पढ़ेंगे एलआर लॉजिकल रीजनिंग 4 चैप्टर नहीं है, बाकी पूरा सिलेबस है इधर। एक दो टॉपिक छोटे छोटे से हैं जो इधर नहीं है, तो उनकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। कोई डाउट हो गया आप फेस टू फेस पूछ सकते, ठीक है ना। और तुम इतना पढ़ने वाले हो, आएगा तुम्हारे सिलेबस में इतना, तो तुम्हें अपना पेपर ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है ना। ये चलो जी, तो इसके हम 13 14 कर चुके हैं, 16 पर आइए। डिवीजन इनटू डिवीजन ऑफ 750 इंटू 3 पार्ट्स ऑफ दिस। अब बताओ, एक तो तरीका आप डिवाइड कर दो 4 में सम इंटू 750, जैसा पार्टनरशिप में आप करते आ रहे हो। या दूसरा तरीका क्या है, हम इनका सम देखें कितना है बताओ 750, और इनका रेशियो देखें 4 5 6, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। डेटा आसान था, हमने क्या कर दिया वेरीफाई। ये डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो हम क्या कर देते सॉल्व। तो ये एक चीज तो फंडा अप्लाई करना ही नहीं है। डन, क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर 17, सम ऑफ द एजेज ऑफ 3 पर्सन कितना दिया हुआ है, सम करे तो 150 आना चाहिए। 10 years ago
10 साल पास्ट में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे प्लस करेंगे? पास्ट में जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस। उनका रेशियो कितना होना चाहिए? 7:, प्रेजेंट एज। जनरली हम प्रेजेंट एज ही पूछता है, मान लो प्रेजेंट वर्ज भी ना दे तो भी हम क्या निकालेंगे? प्रेजेंट एज ही निकालेंगे। पहले देखो क्या इन तीनों का सम 150 है? 45 प्लस 50 प्लस 55 150 तो है। 10 इयर्स एगो जाए तो पहले वाला कितना हो जाएगा बताओ? दूसरा वाला 40 और तीसरा वाला क्या इनका रेशियो ये है 7:8:9? 5 7 जा 5 8 जा एंड 5 9 जा। वेरीफाई हो गया। तो वर्ड प्रॉब्लम हमेशा हम वेरीफाई ही करते, सॉल्व करने की जरूरत बहुत रेयर। शायद 10 क्वेश्चन है तो किसी एक में शायद जरूरत पड़ जाए, नहीं तो जरूरत पड़ती नहीं है। कुछ नोट करना है इसमें या समझ आ चुका है? आ चुका है। आइए नंबर 18 देखो जरा। नंबर्स हमें दिए हुए 4, खुद ही बोल दिया कि वो प्रोपोर्शन में नहीं है, नॉट इन प्रोपोर्शन। पूछा कौन सा है? अब फोर्थ टर्म ही पूछी है कि प्रोपोर्शन में हो तो फोर्थ टर्म बची या खत्म हो गई? भाई फोर्थ टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब 42 तो किसी काम का, तो यहाँ स्टार लगा दोगे। अब देखो हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, बताओ यहाँ कौन सा पेयर कंप्लीट है, एक्सट्रीम वाला या मीन वाला? तो सबसे पहले क्योंकि लिखना कुछ नहीं होता, कैलकुलेटर पे कौन सा पेयर कंप्लीट टाइप करोगे? जो कंप्लीट है। यानी हमें क्या करना चाहिए था? 16 इंटू 35 और जो इनकम्प्लीट है उससे क्या कर दोगे? डिवाइड। डिवाइड 14। बताओ कितना आंसर आ गया? 40। समझ आया या नहीं? दो पेयर होते हैं, एक एक्सट्रीम का और एक मीन का। एक कंप्लीट होगा, जो कंप्लीट है पहले उसको प्रोडक्ट कर दो और जो इनकम्प्लीट है उससे क्या कर दोगे? डिवाइड। क्योंकि कैलकुलेशन एग्जाम में फास्ट करनी है। इसको समझने के लिए जरा ये 2 क्वेश्चन और करो। इनमें बताओ कौन सा पेयर कंप्लीट है? एक्सट्रीम। तो हम पहले क्या टाइप करते? 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 16। बताओ आंसर कितना आ गया? 15। नेक्स्ट वाले पे कौन सा कंप्लीट है? एक्सट्रीम। तो हम क्या, अब ये 13.5 है, इसको क्या रख सकते हैं? 13.5। तो 4 इंटू 13.5 डिवाइड 9 कितना आ रहा है? 6। आंसर हो गया। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी बार आते हैं। जो लिखने वाला गेम था वो खत्म हो गया। अब 2 पेयर थे, एक्सट्रीम और एक मीन। जो पहले कंप्लीट होगा उसको टाइप करेंगे, दूसरे वाले से उसको डिवाइड कर देना। क्लियर है सबका? अब इसमें बीच में ये 4 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, अभी इनकी बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो जरा, क्या कह रहा है? 2 numbers are in ratio 3:6 एडेड, 6 ऐड किया टू ईच नंबर, देन न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? 4:5। हमसे पूछा नंबर बताओ, क्या पहले वाले का रेशियो 3:4 है या 7:10 है? यानी ये तो आंसर, दूसरे का तो रेशियो 17:19 है, ये भी आंसर। इन दोनों का रेशियो देखो, क्या 3:4 है? 6 3 जा और 6, यानी पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई। दूसरे के लिए 6 ऐड करें दोनों में, इसमें 6 ऐड करें कितना आता बताओ? 24। यहाँ 6 ऐड करते कितना आता? इनका रेशियो कितना आना चाहिए था? 4:5। तो 6 4 जा एंड 6 5 जा। ये लिख में इसलिए रहा हूं क्योंकि समझाना है, वरना तो इतनी छोटी कैलकुलेशन आप डायरेक्टली इसको वेरीफाई कर सकते। तो बताओ आंसर क्या हो गया इसका? मान लो सी भी वेरीफाई नहीं करता तो फिर नन ऑफ दीज। डन? कुछ नोट करना है इसमें? क्लियर हो गया सबका? आइए एक क्वेश्चन इधर इंपॉर्टेंट लिख के छोड़ देंगे अभी। आइए 29 पर, इस पर लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये तो नेक्स्ट क्लास में होगा डेफिनेटली इसका कॉन्सेप्ट। 29 देखो, a इज टू बी कितना दिया? 4:, तो a की वैल्यू कितनी? 4 और b की वैल्यू पुट करो यहां, बताओ कितना आएगा? 4/1 और ये 1/4/1 का रूट कितना?
2, 1/4 का रूट 1 सॉल्व करे तो कितना आ जाएगा? समझ आ गया? और ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है 29 जो है, ये तो मैंने लिखा भी है, इतने लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 4/1 तो ऑब्वियसली कितना होता है? 2 होता है रूट में, और वो 1/2, तो 2 + 1/2 कितना होता है? 2.5 या 5/2। क्लियर हुआ? अब ये 4 क्वेश्चन मैंने सर्कल किए थे, उनकी कहानी समझो। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। पहली प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी हैं। किसी ने कहा था नाम में क्या रखा है? कोई है ना? शेक्सपियर, पता नहीं किसी ने कहा नाम में क्या रखा है। आज के टाइम में अगर आप देखो तो नाम में सब कुछ रखा है, और इधर तो डेफिनेटली नाम में रखा है, क्योंकि इनका क्या पूछता है हमसे? नाम। इफ a बाई बी इक्वल्स टू दिया c बाई डी, और ये इंप्लाइज कर जाए AD इक्वल्स टू BC। AD इक्वल्स टू, क्या किया है हमने बताओ यहां इस पर पहुंचने के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका नाम बन जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी का नाम ही क्या बन गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। दूसरी, इफ a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी है, और मैंने लिख दिया इसको b बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी। क्या किया बताओ मैंने? इनवर्स। क्या किया इनका? इनवर्स। और इनवर्स से प्रॉपर्टी बनेगी यहां इनवर्टेंडो। क्या नाम बनेगा? इनवर्टेंडो। तीसरी प्रॉपर्टी, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, मैं इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली चेंज कर देता हूं, या मैं कह रहा हूं इनको मैं ऑल्टरनेट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? तो क्या बनता बताओ? a बाई सी इक्वल्स टू बी बाय, क्या किया मैंने यहां? ऑल्टरनेट किया, तो इसी से नाम क्या बनेगा? ऑल्टरनेंडो। क्या नाम बन जाएगा? ऑल्टरनेंडो। तो पहली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स से इनवर्टेंडो, और ऑल्टरनेट से ऑल्टरनेंडो। चौथी प्रॉपर्टी, इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, अब मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कंपाउंड कर रहा हूं। कंपाउंड मतलब, एक आपने पढ़ा कंपाउंडेड रेशियो, वहां क्या होता है? प्रोडक्ट। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। आपने दो इंटरेस्ट पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड जितना इंटरेस्ट आता है वो प्रिंसिपल में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो यहां हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं? कंपाउंड, ऐड कर रहे हैं। ऐड वर्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे इसका नाम बनाना है। कंपाउंड कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम बनेगा कॉम्पोनेंडो। कंपाउंड से नाम क्या बना? कॉम्पोनेंडो। पांचवी, अब मैं यहां डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डिफरेंस। तो डिफरेंस से नाम बनता है इसका डिविडेंडो। क्या नाम बन जाएगा? डिविडेंडो। अब एक बार समझो, पहले पांचों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सीधा ही है। इनवर्स से क्या बना? इनवर्टेंडो। ऑल्टरनेट से कंपाउंड किया तो कॉम्पोनेंडो। डिफरेंस किया तो डिविडेंडो। छठी प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी क्या आती है? 4 को 5 से डिवाइड करने के बाद आती है।
ये तुम लाइन मत खींचना, मैं समझाने के लिए खींच। अगर मान लो मैं एक लाइन खींच दूं यहाँ, तो बताओ बी से बी कटता, डी से क्या मिलता मुझे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस। ये कौन सी दो प्रॉपर्टी यूज हुई, एक कॉम्पोनेंडो और दूसरी, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये इंप्लाइज करती है ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी, और इसका नाम पड़ जाता है कॉम्पोनेंडो एंड, आप पूरा लिखेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सी एंड डी। समझ आई बात, रिपीट करें एक बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनवर्स से, ऑल्टरनेट से, कंपाउंड से, डिफरेंस से और इनके डिवीजन से कॉम्पोनेंडो एंड। अब मैथ्स के स्टूडेंट तो आपके दिमाग में एक ख्याल वाजिब बनता है, सर 4 को 5 से किया तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बनी। सर मेरा मन ऐसा कर रहा है कि 5 को 4 से डिवाइड कर दूं, तो क्या डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो कोई प्रॉपर्टी बनेगी, नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होता है। तो ख्याल अच्छा था पर ऐसा होता नहीं है। ठीक, फेमस हो जाओ, 200-300 बिलियन डॉलर बना लो, आप कहोगे प्रॉपर्टी भी होती है, लोग मान लेंगे शायद, अभी तो नहीं मानेगा कोई। डन। आइए जी, 7 8 दो प्रॉपर्टी, 7 एंड 8। यहां क्या होता है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। देखो अभी पहली 6 प्रॉपर्टी में मैंने साइन लिखा है इम्प्लाइज, किसका साइन लिखा है, इम्प्लाइज का। बाद वाली दो प्रॉपर्टी में आ जाता है इक्वली, मान लो यहाँ इक्वल है, डॉट डॉट में डाल दे तो ये आ जाएगा ए प्लस सी प्लस प्लस, यानी ऐड कर रहे हैं बी प्लस डी प्लस प्लस, यानी न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर में ऐड किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड किया है, इसलिए इसका नाम क्या बन जाता है, अडेंडो। क्या बन जाएगा इसका नाम, और लास्ट वाले में क्या बचा होगा बताओ, सब्सट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ क्या किया, a माइनस सी माइनस डॉट डॉट और b माइनस डी माइनस डॉट डॉट, इससे नाम बनता है इसका सबट्राइएंडो, सबट्राइएंडो भी बोल देते हैं। सबट्राइएंडो। एक बात रिकॉल करें, तो पहली प्रॉपर्टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स से इंटरमिटेंडो, ऑल्टरनेट से, कंपाउंड से, डिफरेंस से। अगर 4 को 5 से डिवाइड करें तो क्या डिविडेंडो कंपोनेंडो कुछ होता है, नहीं होता। ऐड किया तो और सब्ट्रैक्ट किया तो, ऑटो प्रॉपर्टी याद हुई। अरे ये सुनो, आइए अब इसको अप्लाई करते हैं। नोट हो गया सबका, लास्ट बचा, चलो देखो एक बार क्वेश्चन जहां पर थे, इसलिए मैंने छोड़े थे। पहला क्वेश्चन यहां लिखा है x अपॉन वाई जेड अपॉन डब्ल्यू इम्प्लाइज, क्या किया बताओ, y अपॉन एक्स और w अपॉन इनवर्स किया, और इनवर्स से कौन सी प्रॉपर्टी बनती, क्या है कहीं लिखा हुआ इन्वर्टेंडो, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीस। नेक्स्ट, दिस इक्वल्स टू दिस, और इसमें तो इक्वल ही है, किसका साइन है, और इक्वल दो ही प्रॉपर्टी में लास्ट वाली में आया है, या तो प्लस का साइन होगा तो क्या कहेंगे अडेंडो, और माइनस है तो क्या कहेंगे सबट्रेंड। तो ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आंसर क्या होगा इसका, सबट्राहेंड। 21, दिस इंप्लाइज
न्यूमरेटर में क्या क्या है बताओ, कंपाउंड, और डिनोमिनेटर में क्या क्या है, डिफरेंस। इधर भी न्यूमरेटर में कंपाउंड और इधर डिफरेंस, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी बताओ ये, कॉम्पोनेंडो एंड लास्ट 22। दिस देन, ये इंप्लाइज कर रहा है न्यूमरेटर में क्या है, डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में क्या है, कंपाउंड। ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसमें ये नाम पूछता है जैसे ही क्वेश्चन दिए, लेकिन मान लो उसने इस बार बादाम खा के पेपर बनाया तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहां a/4 इक्वल्स टू b/5, देन अब हमें प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए। एलएचएस में इसमें क्या किया है, कॉम्पोनेंडो एंड एलएचएस तो ठीक, बट आरएचएस में क्या कर दिया, डिविडेंडो एंड, यानी पहले डिफरेंस और फिर क्या है, ऐसा कुछ। तो इसमें एलएचएस में कॉम्पोनेंडो अपोन में नीचे, इधर भी कॉम्पोनेंडो इधर भी, ये तो प्रॉपर्टी होती है कौन सी वाली, कॉम्पोनेंडो एंड। इसके कुछ ऑप्शन लिख लेने, मान लो ऑप्शन ए पर वो लिख देता ऐसा, a/b इक्वल्स टू 4/5, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, सोच के बोलो। इनको क्या किया है मैंने, ऑल्टरनेट। भाई यहां आ गया बी और यहां क्या चला गया 4, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ऑल्टरनेंडो। बी पर ये सेम ऑप्शन लिखा हुआ था, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और मान लो सी पर मैंने ऐसा लिख दिया 4/a और इसको लिख दिया 5/b, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई सी ऑप्शन पे, इनवर्स यानी इन्वर्टेंडो। और डी पर क्या लिख देगा, ऑल। अरे चार, तीन ऑप्शन सही हो गए भाई, तो अब लिखना ही पड़ेगा ऑल। अरे ये सुनो, तो बताओ आंसर क्या हो चुका है इसका, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में मैंने कहा था बादाम खा के पेपर बनाए, चारों ऑप्शन ही क्या दे दे, तीन ऑप्शन पे सारी प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग दे दे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। मान लो ऑल की जगह नन भी आ जाए तो भी आंसर क्या होगा, क्योंकि ये तीनों सही है तो भी मैं तीन को तो मार्क नहीं कर सकता, तो भी आंसर मेरा क्या होगा, डी ही होगा। ऑल लिखा है वेरी नाइस, नहीं लिखा है तो भी डी होगा, तो इसके ऑप्शन आप जरूर लिख लेंगे अलग से। अब इसका एक क्वेश्चन बचता है 30। अभी सब पर लिखा था इंपॉर्टेंट, और इस पर क्या लिखा है, तो इसकी कहानी काफी सारी है, तो इसकी कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा। वो है साइक्लिक एक्सप्रेशन, तो ये डिस्कस करेंगे। फिर ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है मात्र, जब वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये जितना समझ आया, देखने सुनने में बड़ा आसान है भी एक्चुअल में आसान, लेकिन अगर आप इसको रिवीजन नहीं करोगे टाइम टू टाइम, तो ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, एंड में क्या कहोगे, एंडो एंडो एंडो, कुछ तो था। तो इसलिए टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, इसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। चलिए जी, थैंक यू ऑल, ओवर कर दो जी, निवास ओवर कर देना।